बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। एक पूरी क्लास साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की बहुत छोटे छोटे समय में आपके लिए लेकर के हमारी टीम आ रही है। बहुत प्रयास के द्वारा हम यहाँ आए हैं, अपनी टीम के प्रयासों के द्वारा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांतों की चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था व्यक्तित्व के पक्ष को और व्यक्तित्व के प्रकार को। ठीक है, तो व्यक्तित्व के पक्ष और व्यक्तित्व के प्रकार हो चुका था हमारा। एक दो परिभाषाओं को भी हमने पढ़ा था। अल्पोर्ट की परिभाषा पढ़ा था, 6 तत्वों की चर्चा किए थे उनके, और वुडवर्थ की और गिलफोर्ड की, इन लोगों की परिभाषाओं को हमने देखा था। सेल्डन और कार्ल युंग के महत्वपूर्ण काइंड्स को भी हमने देखा था। आज के इस क्लास में हम व्यक्तित्व के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य सिद्धांतों की चर्चा आपसे हम करते हैं। व्यक्तित्व 1-2 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने कहा व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो सबसे पहला सिद्धांत आता है उसका नाम है मांग का सिद्धांत। उसे हम कहते हैं नीड थ्योरी, डिमांड थ्योरी या आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, बहुत अच्छे से नाम याद रखिएगा। मांग का सिद्धांत इसे कहते हैं सबसे पहला, जिसे किसे दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। मांग का सिद्धांत जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था, इस सिद्धांत में इन्होंने 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया। ठीक है, वो 5 प्रकार की मांगें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है दैहिक मांग, दूसरा है सुरक्षा की मांग, तीसरा जो है सामाजिक मांग, और चौथा स्वसम्मान, और 5वां आत्मसिद्धि की मांग है। यहां समझना यह है कि ऊपर की 2 मांगों को हम निम्न मांग कहते हैं और नीचे की 3 मांगों को हम उच्च मांग कहते हैं। याद है, यहां से प्रश्न बनेगा तो भी आप कर लीजिए। और हमने कहा दैहिक मांग का मतलब जो हम लोग खाना पीना कपड़ा, पूरा संसार इसमें फंसा हुआ है। मैक्सिमम लोग इस मांग में फंसे हुए हैं, इसलिए इसे हम सबसे प्रबल मांग या सबसे स्ट्रांग डिजायर या सबसे स्ट्रांग डिमांड कहते हैं। लेकिन आत्मसिद्धि की राह पर, ईश्वर की प्राप्ति की राह पर विवेकानंद, गौतम बुद्ध कौन बनना चाहता है? इसलिए इसे हम सबसे कमजोर मांग कहते हैं, जिस पर बहुत कम व्यक्ति चलते हैं। इस प्रकार हमने देखा, बहुत शॉर्ट में अगर हम इसे पढ़ ले तो 1 नंबर हमें प्राप्त हो सकता है। इसको भी हम ना पढ़ें तो ये मेरी लापरवाही होती है, इसलिए ध्यान से पढ़िए आप इसको। मांग सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। मांग सिद्धांत को ही आवश्यकता का भी सिद्धांत भी कहते हैं। कितने प्रकार की मांग बताई गई? 5 प्रकार की। ऊपर की 2 मांगों को निम्न कहते हैं, नीचे की 3 मांगों को उच्च कहते हैं। इन 5 में सबसे प्रबल कौन सी है? दैहिक मांग। और सबसे कमजोर कौन सी है? आत्मसिद्धि की मांग। ये हमने पढ़ा मांग सिद्धांत, जो किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि देखिए, आपका काम जितने से चल जाए उतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका समय लेने का कोई मतलब नहीं है। ये एग्जाम टाइम है। जितनी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएं और अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएं, समय का ध्यान रखते हुए सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अब देखिए, जो दूसरा सिद्धांत है उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जो किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है किसने दिया था? गिवन बाय सिगमंड फ्रायड। बहुत इंपॉर्टेंट, मांग सिद्धांत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिगमंड फ्रायड की ये थ्योरी। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो मन का विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इन्होंने मन को एक्सप्लेन किया, मन की व्याख्या किया। इन्होंने कहा कि जो मन है, हमारा मन अमूर्त रूप में है, इसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में हम अनुमान जरूर व्यक्त कर सकते हैं। अमूर्त फॉर्म में है, ये मूर्त रूप में है नहीं, इसका कोई रूप रंग आकार तो आज तक किसी ने देखा नहीं। फिर भी इन्होंने मन को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। जैसे हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक भाषा में बचपन कहते हैं, एक को युवा कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं? वृद्धा कहते हैं। है एक ही व्यक्ति कोई ए नाम का, उसकी 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, युवा और वृद्धा। कहने का मतलब जो मन है उसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं? अचेतन मन।
और एक को कहते हैं अर्धचेतन मन और एक को कहते हैं चेतन मन। आइए इसे हम समझते हैं कि ये तीन अवस्थाएं मन की कौन कौन सी हैं। जो बात आपको हमेशा याद है, अर्थात हर चीज को जो आप अपने दिमाग में तुरंत याद कर सकते हैं या उसका चलचित्र आपके दिमाग में सजीव के रूप में उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे? चेतन मन। चेतन का मतलब होता है जागता हुआ मन, है ना, जागृत अवस्था, जागता हुआ मन, या इसी को हम क्या कहते हैं? जागृत अवस्था। जिस अवस्था में आप अपने होश में, चेत में होते हैं, एकदम परफेक्ट सेंस में होते हैं, उसे हम चेतन अवस्था कहते हैं। ठीक है। और दूसरी अवस्था है अर्धचेतन। अर्धचेतन का मतलब जब कभी आप बीमार होते हैं या जब कभी आप ड्रिंक कर लेते हैं, कोई व्यक्ति, है ना, आप नहीं, कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक किया हुआ है तो वो अपने होश में, परफेक्ट सेंस में नहीं रहता। बीमार व्यक्ति भी अपने परफेक्ट सेंस में नहीं रहता। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो भी वो अपने सेंस में नहीं रहता। कहने का मतलब वो अपने अर्धचेतन, ना तो जागता है ना तो सोया रहता है, बीच की कड़ी में उपस्थित होता है, उसे हम अर्धचेतन अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है अचेतन, सो जाना, बेहोश हो जाना, अचेतन होता है। ये तो मानव की स्थिति में आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एक्सप्लेन किसको कर रहे थे? मन को। तो मन के बारे में इसे हम कैसे समझ सकते हैं? मन के बारे में इसे समझने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने विचारों पर, है ना, अपने विचारों पर, या अपने विचार ना कह के हम यहाँ पे कह दें अपनी इच्छाओं पर, तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है। हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं आती हैं। आपको पता है हमारा स्वभाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी हम अपने आप को अच्छे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कभी हम अपने आप को बुरे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सामाजिक डर से उन बातों को हम अपने अंदर ही दबा लेते हैं, छिपा लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि एक दिन आपकी इच्छा हुई थी घूमने की, है ना, एक दिन आपकी इच्छा क्या हुई थी? घूमने की। एक दिन आपकी इच्छा हुई थी किसी गलत काम को करने की। एक दिन आपकी इच्छा हुई थी पढ़ने की, है ना। एक दिन आपकी इच्छा हुई थी आगरा जाकर के ताजमहल देखने की। एक दिन दिल्ली के लाल किले को देखने की आपकी इच्छा हुई थी। एक दिन आपका चोरी करने का मन हुआ था, है ना। देखो, इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए हमने इतने उदाहरण दिए कि विभिन्न विभिन्न समयों में आपके मन में ये सारी बातें आई थी। ठीक है। अब इनमें से जितनी बातें आपको आज याद हैं उसे हम कहेंगे मन की चेतन अवस्था। मान लीजिए कि परसों ही आप आगरा में लाल किला देखने गए थे, आज भी सब कुछ याद है, जो भी इच्छाएं, जो भी आप खाए पिए, सब कुछ ये चेतन अवस्था में है। कुछ समय के बाद, आप 1 महीने 2 महीने बाद, ये सारी इच्छाएं जो हैं वो किस में चली जाएंगी? अर्धचेतन में। कुछ बातें आपको याद रहेंगी और कुछ बातें आपको याद नहीं रहेंगी। ठीक है। और मान लीजिए कि आपने एक दिन सोचा था कि हम चोरी करेंगे या हमको पढ़ करके क्या बनना है? IAS बनना है। दोनों बातें आप सोच सकते हैं। गलत कार्यों को भी करने के लिए सोच सकते हैं, बहुत महान कार्यों को भी करने को सोच सकते हैं, लेकिन न महान कार्यों को आपने परिस्थितियों की वजह से कर पाया और ना ही सामाजिक डर से, अपने सम्मान के डर से गलत काम को आप कर पाए। लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं आपके मन में दबी रह गई। आपके मन में वो बातें कहीं ना कहीं अभी भी विद्यमान हैं, लेकिन किस अवस्था में? मृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में वो विद्यमान हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अचेतन मन। जो बातें कहीं सालों पहले उठी थी हमारे मन में, आज वो दब गई किसी कारणवश, किसी के डर से, सामाजिक हानि की वजह से, सम्मान की वजह से, कि सम्मान हमारा खराब हो सकता है, हमारा व्यवहार खराब हो सकता है, लेकिन इच्छाएं तो है ना। ये कहा जाता है ना कि व्यक्ति के 2 चेहरे होते हैं, एक जो दिख रहा है और दूसरा जो इसके अंदर छिपा हुआ है। तो व्यक्ति को अगर पहचानना है तो इसके अंदर जो छिपा चेहरा है उसे पहचानिए। इसे तो कोई भी रूप दिया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो एक व्यक्ति छिपा हुआ है उसे पहचानने की आवश्यकता है। वही असली व्यक्तित्व होता है, वही व्यक्ति का असली चेहरा होता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो बातें हमारी, जो इच्छाएं अभी भी हमें याद हैं वो चेतन है, जो इच्छाएं थोड़ी सी भूली हैं, थोड़ी सी स्मृतियां हमारे दिमाग में हैं, बाकी चीजें भूल गई, वो अर्ध चेतन है। और क्या है तीसरा अचेतन, जो सालों पहले हमने कुछ इच्छाएं प्रकट की थी लेकिन उसे हमने दबा दिया डर की वजह से, भय की वजह से, कुछ भी, ठीक है, या परिस्थितियों की वजह से उसे हम पूरा नहीं कर पाए। अब सिगमंड फ्रायड ये कहते हैं कि अगर किसी के व्यक्तित्व की पहचान आपको करनी है, मतलब किसी व्यक्ति को पहचानना है, तो आप उसके अंदर जो दबी इच्छाएं हैं, जो जिन इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाया है, उसे आप अध्ययन करिए, उसे आप पहचानिए, वही उसका असली चेहरा है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करना चाहता है लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से या सामाजिक परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाता, बहुत अच्छी भावनाएं उसके अंदर आती हैं। कुछ व्यक्ति बहुत से गलत कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, कभी मौका मिलता है तो कर भी लेते हैं, फिर उन्हें उस हिसाब से सजा या दंड का प्रावधान भी किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति को पहचानना है तो उसे सक्रिय रूप में मत देखिए, क्योंकि ये सक्रिय रूप में वो बनावटी भी हो सकता है, झूठ भी बोल सकता है, ठीक है। उसे अंदर जितनी इच्छाएं छिपी हुई हैं उसको पहचानिए, उसको निकालिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने चल रहा हूं कि इन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पे किया? अर्धचेतन व्यक्तियों पर। सिगमंड फ्रायड ने जो प्रयोग किया वो किस पे किया? अर्धचेतन व्यक्तियों पर, अर्थात अचेतन वाले से तो वो बेहोश व्यक्ति से तो कुछ पूछ नहीं सकते हैं। अर्धचेतन व्यक्तियों से, जो बीमार व्यक्ति थे उनके पास गए, जो ड्रिंक किए हुए थे उनके पास गए, उनसे उनके दुख दर्द को पूछा, उन्होंने सब सच सच बता दिया, है ना। बीमार व्यक्ति, कोई मरने वाला हो तो वो झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो सब कुछ अपनी सच्चाई को बता दिया, वहां से उसके व्यक्तित्व की पहचान की गई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रयोग किस पर किया सिगमंड फ्रायड ने, तो सिगमंड फ्रायड ने जो प्रयोग किया वो अर्धचेतन मन पे किया, लेकिन इन्होंने अध्ययन किसका किया? इन्होंने अध्ययन किसका किया? तो इन्होंने अध्ययन अचेतन मन का किया। किस मन का किया? अचेतन मन का किया। याद रखिएगा कि सिगमंड फ्रायड ने जो प्रयोग किया वो इस पर किया, लेकिन जिसका अध्ययन किया, जिसका विश्लेषण किया, वो ये पक्ष है, अचेतन मन है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि मन के अलावा सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 गुण बताए, ठीक है, वो तो ठीक था, हमें समझ में आया तीनों अवस्थाओं के बारे में। लेकिन अब हमें समझना यह है कि व्यक्तित्व के 3 गुण भी सिगमंड फ्रायड ने बताए। एक का नाम क्या रखा? इदम, ईडी जिसे कहते हैं, दूसरे को अहम, ईगो, और तीसरे को परा अहम इन्होंने कहा। आइए एक एक करके समझते हैं कि इदम क्या है और अहम क्या है और सुपर ईगो क्या है या परा अहम किसे कहते हैं। जब हम पहले की चर्चा करते हैं ईडी की, तो ईडी को हम क्या कहते हैं? इदम, ठीक है। ईडी को हम क्या कहते हैं? ईडी को हम इदम कहते हैं, ठीक। क्या है? ये हमारे पूर्वजों की देन है। ईडी के जो गुण होते हैं वो हमारे पूर्वजों की देन होती है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अचेतन मन से है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा। इसका संबंध अचेतन मन से है। जिसके अंदर इदम के गुण होते हैं वो व्यक्ति भौतिकवादी होता है, उसको फ्रीज, कूलर, एसी, सोना चांदी से बहुत प्रेम होता है, अर्थात भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा करता है। उसे कष्ट, उसके अंदर ठीक कष्ट सहन करने की योग्यता नहीं होती है। शारीरिक सुख की इच्छा करता है और उसके रिजल्ट को नहीं सोच पाता, अर्थात थोड़ा सा ये अनपढ़ टाइप का होता है। कैसा होता है? अनपढ़ टाइप का व्यक्ति होता है, बुद्धिमान नहीं होता है, सॉरी, जिसके अंदर इदम के गुण पाए जाते हैं। अनसोशल होता है, अनमोरल होता है, मतलब असामाजिक होता है, अनैतिक होता है, गलत कार्यों को भी कर सकता है। नीतिहीन होता है, नीतिहीन को तुरंत पूरा करना है। नीतिहीन होता है कहने का मतलब, ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। नीतिहीन का मतलब होता है किसी कार्य को वो तुरंत पूरा करना चाहता है, उसके कार्य के परिणाम को नहीं सोच पाता है।
भौतिकवादी होता है, इसका संबंध अचेतन मन से होता है, ये हमारे पूर्वजों की देन होती है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं ये हमारे जीन में उपस्थित होता है। ठीक है, आइए ईडी से संबंधित दो और बातें इन्होंने की सिगमंड फ्रायड ने। एक देखो, जो मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिक्ट जो है, जो मूल प्रवृत्ति है, इन्होंने दो प्रकार की बताई। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। प्रश्न आपसे पूछेगा कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? दो। एक को कहते हैं इरोस और एक को कहते हैं थानाटोस। जो इरोस है उसका संबंध जीवन जीने से है, अर्थात जीवन शक्ति से है, और एक शब्द है थनाटोस जिसका संबंध क्या है? मृत्यु से है या मरण संबंधित है। तो ये कुछ बातें हमने आपको ईडी से संबंधित बताई। ईडी से संबंधित एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं लिबिडो। एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है काम भावना से ग्रसित व्यक्ति। काम भावना जिसमें सेक्स डिजायर बहुत अधिक होती है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लिबिडो उसके अंदर बहुत अधिक पाया जाता है, या सेक्स भावना, काम की भावना बहुत ज्यादा पाई जाती है। कुल मिलाकर के इसका संबंध अनैतिक चीजों से है। किसका? ईडी से। भौतिकवादी है, शारीरिक सुख पाना चाहता है, अचेतन मन से संबंधित है, छिपा हुआ है, सारी गुणों को छिपाए हुए रखा है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जो ईगो है, जिसे हमने कहा था अहम, ठीक है, परा अहम नहीं, जिसे हमने क्या कहा था? अहम नाम दिया था। ठीक है, ईगो इदम का परिष्कृत एवं विकसित रूप है, मतलब इदम से ही संबंधित है लेकिन थोड़ा सा उससे अच्छा है। ठीक है, कार्य के परिणाम को सोच पाना। ऐसा व्यक्ति जिसमें ईगो का गुण पाया जाता है, वो कार्य के परिणाम को सोच लेता है कि हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। इसका अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है। ईडी वाले का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। फिर देखिए, वास्तविक स्थिति अर्धचेतन मन से संबंधित है। अच्छा, इसे हम वास्तविक स्थिति कहते हैं जब ये कार्य और परिणाम को समझ लेता है, अर्थात ये वास्तविक स्थिति में आ जाता है कि ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। इसका संबंध किससे है? अर्धचेतन मन से है। और ईडी का संबंध किससे था? अचेतन मन से था। यहाँ बहुत अच्छे स्लाइड के रूप में बहुत अच्छे से डिजाइन करके हमने दिया है ताकि इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट पैदा हो सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईगो के बाद हम बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो अंतिम अवस्था, अंतिम गुण मन का, जिन्होंने सिगमंड फ्रायड ने जिसे बताया था। सुपर ईगो को समझने के लिए आपको दोनों आगे के समझने होंगे। हमने ये कहा कि आप देखिए, सुपर ईगो जिसे हम परा अहम कहते हैं, सुपर ईगो जिसे हम क्या कहते हैं? परा अहम कहते हैं, या इसी को हम अत्यहम भी कहते हैं। परा अहम या अत्यहम, ये किससे संबंधित है? पूर्ण चेतन से संबंधित है। ये नैतिक पक्ष है, ये सही और गलत की पहचान कर लेता है। ये आदर्शवादी है, दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, दूसरों के लिए आइडियल रूप में आता है। ये उच्च कोटि की अवस्था है। इसे आत्मा की पुकार, अंतःकरण की पुकार, अत्यधिक आध्यात्मिक या सन्यासी होता है। जैसे विवेकानंद जी थे और गौतम बुद्ध थे, इस टाइप के गुणों से मतलब प्रभावित थे। कहने का मतलब, एक शब्द आया इदम, जो पाश्विक जगत, भौतिक जगत से संबंधित है। एक आया परा अहम। अगर व्यक्ति इस गुण से ग्रसित हो जाए तो संसार में सभी व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर चले जाएं, सन्यासी की ओर। सांसारिक जीवन को संतुलन में कौन बनाए रखता है? तो सांसारिक जीवन को संतुलन में बनाए रखता है अहम। तो कहने का मतलब, इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाए रखता है, इदम और परा अहम के बीच जो संतुलन स्थापित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अहम कहते हैं, या इसी को हम ईगो कहते हैं। तो ये हमने देखा, दो सिद्धांतों को हमने पढ़ा। एक मांग थ्योरी को पढ़ा और एक हमने किसको पढ़ा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड को। अब हम पढ़ते हैं सील गुण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी। सील गुण सिद्धांत को अब हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी से। सील गुण सिद्धांत जो था वो दो लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, हालांकि समर्थक कई लोग थे। सील गुण सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? अल्पोर्ट ने। ओके, अल्पोर्ट के बाद किसने प्रस्तुत किया? कैटल ने समर्थन दिया, और फिर उसके बाद आइजैक ने भी इसके बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। अल्पोर्ट ने सील गुण को 3 भागों में बांटा। आइए इससे पहले हम समझते हैं सील गुण होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम आपसे आगे चर्चा करते हैं। सील गुण है क्या?
शील गुण का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर अच्छे गुणों का होना, ऐसे गुण जो सामाजिक दृष्टि से अच्छे हों, ऐसे गुण जो समाज को प्रभावित करें सकारात्मक रूप से, दूसरों के लिए उपयोगी हों, जिससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान सकारात्मक रूप में हो, नकारात्मक रूप में ना हो, ऐसे गुणों को ही हम क्या कहते हैं, शील गुण कहते हैं। इन्होंने कहा जो शील गुण होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। एक को इन्होंने कहा सामान्य शील गुण होते हैं, एक को इन्होंने कहा कि प्रमुख शील गुण होते हैं, और एक को इन्होंने कहा गौणशील गुण होते हैं। प्रमुखशील गुण मतलब जैसे गांधी जी के अंदर सत्य की भावना थी, अहिंसा की भावना थी। सामान्यशील गुण का मतलब सब में जो कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति एकदम बेकार है, कुछ न कुछ गुण जरूर पाए जाते होंगे। ठीक है। प्रमुख का मतलब आपके नाम से नहीं, आपके गुणों से आपकी पहचान होने लगे। जैसे हमने कहा दानवीर, दानवीर सुनते ही आपके मन में कर्ण का नाम आया। हमने कहा सत्यवादी, आपके मन में किसका नाम आया, हरिश्चंद्र का नाम आया। हमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके मन में भगवान श्री राम का नाम आया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में हमारे नाम से ज्यादा गुण प्रसिद्ध हो जाते हैं, हमारी पहचान गुणों के रूप में होने लगती है, तो उसी को हम प्रमुख शील गुण कहते हैं। ये कौन बता रहा था, अल्पोर्ट बता रहे थे। अल्पोर्ट के अलावा कैटल ने भी शील गुणों पर चर्चा किया। अल्पोर्ट के अलावा कैटल ने भी शील गुणों पर चर्चा किया। क्या चर्चा किया, आइए उसको देखते हैं। शील गुणों को इन्होंने 2 भागों में बांटा, मूल शील गुण और सतही शील गुण। ध्यान रखिएगा, मूल शील गुण और सतही शील गुण, है ना। और कुछ नहीं जानना है। एक प्रश्न आया हुआ है 16 PF, P का मतलब पर्सनालिटी और F का मतलब फैक्टर। तो इन्होंने शील गुणों की संख्या, कैटल ने शील गुणों की जो संख्या बताई थी वो कितनी बताई थी, 16, और 16 को ही इन्होंने 16 PF कहा। PF का मतलब पर्सनालिटी और F का मतलब फैक्टर होता है। तो 16 PF किससे संबंधित है, 16 PF का संबंध कैटल के सिद्धांत से है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आइजैक ने भी शील गुण सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन इन्होंने तुलनात्मक शील गुण प्रस्तुत किया। तो तुलनात्मक शील गुण मतलब अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। तंत्रिका तापिता मतलब जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। मनस्तापिता बनाम सामाजिकता, जो मनस्तापिता का जो अंदर ही अंदर बहुत एकाकीपन होता है, और सामाजिकता का मतलब जो समाज में रहते हैं। तो इन्होंने बनाम लगाया, वर्सेस लगाया, 2 गुणों को एक साथ तुलना में ले आया आइजैक ने। आइजैक के शील गुण, वास्तव में शील गुण आपसे अल्पोर्ट और कैटल के ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी आइजैक के भी पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए पंचकारक सिद्धांत, कास्टा और मैके का, ये 5 प्रकार की इन्होंने शील गुणों की चर्चा की थी। बस इतना याद रखिए कि पंचकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो पंचकारक सिद्धांत कास्टा और मैके ने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एरिक्सन ने भी एक शील गुण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, और उन्होंने बताया था कि एरिक्सन ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया व्यक्तित्व का एरिक्सन ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें ये बताया कि व्यक्तित्व कितने प्रकार में बांटा जा सकते हैं, 8 प्रकार में बदलते हैं। कितने प्रकार में, 8 प्रकार में। और इस सिद्धांत का नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत का नाम क्या था, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो याद रखिएगा, व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो मनोसामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले का नाम था एरिक्सन। ठीक है, क्या नाम था, एरिक्सन। ठीक है, ठीक। आइए अब देखिए जो 8 अवस्थाएं हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्या, खेल की अवस्था, विद्यालयी अवस्था, किशोरावस्था, अल्पवयस्कता, मध्य अवस्था, वयस्कता और परिपक्वता। ठीक है, तो इस प्रकार हमने व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे व्यक्तित्व के मापन को लेकर के आएंगे। वहां से और इस क्लास से जरूर आपको प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में देखने को। सेल्डन और क्रैचमर को जरूर याद रखिएगा, कार्ल युंग को याद रखिएगा, अल्पोर्ट की डेफिनेशन को याद रखिएगा, मांग सिद्धांत को याद रखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को, और शील गुणों को 16 PF को भी कैटल ने जो दिया था उसको याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर के आएंगे, व्यक्तित्व के मापन संबंधित पूरी बातें चर्चा वहां पे हम करेंगे। यहाँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप बहुत अच्छे तरीके से।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर पिछला वीडियो ना देखे हों, पिछली क्लासेस ना देखे हों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी हुई है, जा करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।